नमस्कार। आज हमारे सामने एक बड़ा दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला कानूनी मामला है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ हैं बच्चे जो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ है कानून की एक तय सीमा, और इन सब के बीच खड़ा है एक पिता का, कह सकते हैं, नैतिक कर्तव्य। सही कहा। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले की, ऋषिता कपूर और अन्य बनाम विजय कपूर और अन्य। जी। मुद्दा सुनने में सीधा लगता है पर है काफी पेचीदा। क्या कोई पिता अपने बच्चों के, मतलब 18 साल के हो जाने के बाद, उनकी आगे की पढ़ाई के लिए दिए गए मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता के पैसे वापस मांग सकता है? ये सवाल ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। हाँ, ये सवाल हमें कानून और नैतिकता के एक जरूरी चौराहे पर ले जाता है। चलिए आज इसी मामले की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि अदालत ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया। बिल्कुल। ये मामला खास इसलिए है क्योंकि ये सीधे तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 की जो सीमाएं हैं और एक पिता की सामाजिक उम्मीदें या कहें नैतिक जिम्मेदारियों के बीच के तनाव को दिखाता है। अच्छा। कई बार लगता है कि कानून जो कहता है और समाज जो उम्मीद करता है उसमें एक फासला सा है। देखना ये होगा कि अदालत ने इस फासले को कैसे देखा। तो चलिए किरदारों से शुरू करते हैं। पिटिशनर हैं दो बच्चे, ऋषिता कपूर और सुचेत कपूर। हाँ। और रिस्पोंडेंट है उनके पिता विजय कपूर। हाँ। ऋषिता 2016 में 18 साल की हो गई और सुचेत 2020 में। तो मामला अदालत तक कैसे पहुंचा? हाँ, तो हुआ ये कि इन बच्चों को पहले से पिता से कुछ गुजारा भत्ता मिल रहा था। अच्छा। और ये रकम समय के साथ बढ़ती भी रही थी। जैसे शुरू में शायद 2000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा तय हुआ था, जो बाद में बढ़कर लोक अदालत के जरिए 4000 रुपये तक पहुंच गया था। ठीक है। लेकिन 2018 में बच्चों ने अपनी मां के जरिए और ज्यादा बढ़ोतरी की मांग करते हुए परिवार न्यायालय में अर्जी दी। और उनकी दलील क्या थी? मतलब ज्यादा पैसे क्यों चाहिए थे? उनकी मुख्य दलील थी कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। उनको डर था कि पैसों की कमी के चलते उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक सकती है। ये तो बहुत वाजिब कारण लगता है। आजकल हायर एजुकेशन महंगी भी तो हो गई है। बिल्कुल। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे आज के समय में कई युवा और परिवार जूझते हैं। सही बात है। तो परिवार न्यायालय ने इस अर्जी पर क्या फैसला सुनाया? देखिए, परिवार न्यायालय में बच्चों की मां का गुजारा भत्ता तो बढ़ा दिया, वो शायद 8000 रुपया प्रति माह कर दिया। अच्छा। लेकिन बच्चों की अर्जी को खारिज कर दिया। आहे, खारिज क्यों कर दिया? और इसका आधार बनाया गया सीआरपीसी की धारा 125 को। यहीं पर वो कानूनी पेज आता है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। ये धारा 125, जिसे अब नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में धारा 144 कहा जाएगा, आखिर कहती क्या है जिसके आधार पर बच्चों की अर्जी खारिज हो गई? देखिए, धारा 125 मूलतः उन लोगों के बारे में है जो अपना गुजारा करने में असमर्थ हैं और जिन्हें दूसरों से मदद की जरूरत है। कानून कहता है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी, जो खुद का भरण पोषण नहीं कर सकती, अपने नाबालिग बच्चे, चाहे वे शादी से जन्मे हों या नहीं, का भरण पोषण करने के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार है। नाबालिग बच्चे, तो क्या बालिग बच्चों के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है? मान लीजिए कोई बच्चा 18 का हो गया पर अभी कॉलेज में है तो? यही तो मुख्य बात है इस केस की। धारा 125 बालिग बच्चों को भी कवर करती है, लेकिन सिर्फ एक बहुत ही खास शर्त पर। क्या शर्त? शर्त ये कि अगर कोई बालिग बच्चा, चाहे बेटी हो या बेटा, किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता, मतलब फिजिकल या मेंटल अबनॉर्मेलिटी या किसी चोट की वजह से खुद का गुजारा करने में पूरी तरह असमर्थ है, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, तभी वो इस धारा के तहत अपने पिता से मेंटेनेंस मांग सकता है। अच्छा, मतलब सिर्फ ये कहना कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, ये काफी नहीं है। धारा 125 के तहत बच्चे का शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होना जरूरी है। बिल्कुल। परिवार न्यायालय ने इसी कानूनी बिंदु को पकड़ा। उन्होंने देखा कि ऋषिता और सुचेत हालांकि पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें पैसों की जरूरत थी, पर वे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं थे, स्वस्थ थे। इसलिए कानून की नजर में जैसे ही वे बालिग हुए, वे धारा 125 के तहत मेंटेनेंस पाने के हकदार नहीं रहे। ये तो काफी सख्त व्याख्या लगती है, खासकर आज के दौर में जब अच्छी नौकरी के लिए हायर एजुकेशन इतनी जरूरी है और वो अक्सर 18 साल के बाद भी कई साल चलती है। हाँ, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। तो क्या बच्चों ने इस फैसले को मान लिया या आगे गए? नहीं, उन्होंने परिवार न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। अच्छा, अब देखना ये था कि क्या हाई कोर्ट इस कानूनी व्याख्या से सहमत होता है या कोई अलग रास्ता निकालता है। बिल्कुल। और हाई कोर्ट का क्या रुख रहा?
क्या उन्होंने धारा 125 की व्याख्या को बदला या परिवार न्यायालय की बात मानी? कानूनी व्याख्या के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय की बात को ही सही माना। अच्छा। उन्होंने भी दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य सीमित है। ये बालिग स्वस्थ बच्चों की शिक्षा के खर्चों को कवर नहीं करती। अगर बच्चा बालिग है और शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम है तो इस धारा के तहत उसे मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। तो मतलब कानूनी तौर पर बच्चों की अर्जी हाईकोर्ट में भी खारिज हो गई कि उन्हें और मेंटेनेंस मिले। हाँ, जहां तक धारा 125 के तहत और मेंटेनेंस पाने या बढ़ी हुई राशि पाने का सवाल था, हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को नामंजूर कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऋषिता 2018 में अर्जी देते समय बालिग थी, इसलिए वो हकदार नहीं थी, और सुचेत जो 2018 में नाबालिग था उसे बढ़ी हुई राशि पाने का हक था, लेकिन सिर्फ 2020 में उसके बालिग होने तक। उसके बाद उसका भी कानूनी हक खत्म। हाँ, उसके बाद उसका भी कानूनी हक धारा 125 के तहत खत्म हो गया। लेकिन यहां हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण कानून का जिक्र किया, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। अच्छा, HMA जिसे कहते हैं, उसमें क्या अलग है? क्या उसके तहत बच्चों को मदद मिल सकती थी? ये एक दिलचस्प पहलू है। इस कानून के तहत एक अविवाहित हिंदू बेटी अपने पिता से तब तक भरण पोषण पाने की हकदार है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, भले ही वह बालिग हो गई हो और स्वस्थ हो। अले? हाँ, यहां तक कि अगर बेटी खुद कमाने में सक्षम ना हो तो भी पिता की जिम्मेदारी बनती है हमा के तहत। अरे, तो ये तो CRPC की धारा 125 से बिल्कुल अलग बात हुई। मतलब अगर ऋषिता ने हमा के तहत केस किया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। संभवतः हो सकता था। हाईकोर्ट ने इस अंतर को नोट भी किया। उन्होंने कहा कि हमा का दायरा अलग है और सीआरपीसी की धारा 125 का अलग। ये अलग क्यों है इतने? देखिए, धारा 125 एक तरह का कह सकते हैं सेक्युलर कानून है जो जल्दी राहत देने पर केंद्रित है, खासकर बेसहारा लोगों को, इसलिए उसकी शर्तें थोड़ी सख्त हैं। जबकि हामा पर्सनल हिंदू लॉ का हिस्सा है और उसमें पारिवारिक जिम्मेदारियों को शायद ज्यादा व्यापक रूप से देखा गया है, कम से कम अविवाहित बेटी के मामले में। अच्छा। लेकिन ये जो मामला था ये सीआरपीसी के तहत चल रहा था, इसलिए हामा के प्रावधान सीधे लागू नहीं हो सकते थे। ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से कानून के तहत राहत मांगी जा रही है। तो ठीक है, कानूनी लड़ाई में तो बच्चे मतलब वो अतिरिक्त मेंटेनेंस वाली बात हार गए, लेकिन फिर इस केस में वो नैतिकता वाला पहलू कहाँ से आया? कहानी में मोड़ कहाँ आया? मोड़ तब आया जब पिता विजय कपूर ने अपनी एक मांग रखी। पिता ने क्या मांग? उन्होंने कहा कि ठीक है, कानून कहता है कि बच्चे बालिग होने के बाद मेंटेनेंस के हकदार नहीं थे, तो जो पैसा मैंने उनकी बालिग अवस्था के दौरान दिया है, हाँ। मतलब 2016 के बाद ऋषिता के लिए और 2020 के बाद सुचेत के लिए, वो मुझे वापस चाहिए। उन्होंने दिए गए पैसे की वापसी मतलब रिफंड की मांग कर डाली। ओह, ये तो मामले को एक अलग ही दिशा में ले गया। मतलब पहले बच्चों ने ज्यादा पैसे मांगे, फिर पिता ने दिए हुए पैसे ही वापस मांग लिए। इस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा? यहीं पर हाईकोर्ट ने वो टिप्पणी की जो इस केस को यादगार बनाती है। ये जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस सुशील कुकरेजा की बेंच थी। हाँ। उन्होंने पिता की पैसे वापसी की मांग को खारिज कर दिया और इसका आधार कानून नहीं बल्कि नैतिकता को बनाया। नैतिकता? अदालत ने कानूनी मामले में नैतिकता की बात कैसे की? ये तो इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा, और ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, कि भले ही कानूनी तौर पर पिता की जिम्मेदारी धारा 125 के तहत बच्चों के बालिग और सक्षम होने पर खत्म हो जाती है, लेकिन एक पिता होने के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चों का ध्यान रखें, खासकर तब जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले हों या कर रहे हों। वाह, ये तो बड़ी बात है। अदालत ने कानूनी हक न होते हुए भी नैतिक कर्तव्य पर जोर दिया। हाँ, और उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर पिता को पैसे वापस करने का आदेश दिया गया तो इससे बच्चों की भविष्य की संभावनाओं, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर बुरा असर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई में रुकावट आएगी। बिल्कुल। इसलिए अदालत ने माना कि पिता ने जो पैसा बच्चों के बालिग होने के बाद दिया था, चाहे स्वेच्छा से दिया हो या किसी पिछले अदालती आदेश के तहत, उसे अब वापस नहीं मांगा जा सकता। ऐसा करना बच्चों के हित में नहीं होगा और ये एक पिता के नैतिक कर्तव्य के भी खिलाफ जाएगा। कमाल है, मतलब कानून अपनी जगह, नैतिकता अपनी जगह। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि कानूनी हक भले ना हो, पर दिए हुए पैसे वापस मांगना, वो भी तब जब बच्चों की पढ़ाई का सवाल हो, सही नहीं है।
इसने तो पूरे मामले का निचोड़ ही बदल दिया एक तरह से। बिल्कुल। ये फैसला एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ वो कानून की सख्त व्याख्या को मानता है, मतलब बालिग सक्षम बच्चों को धारा 125 में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ वो मानवीय और नैतिक पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करता, खासकर जब दिए गए पैसों को वापस छीनने की बात आती है। तो इस पूरी चर्चा से हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, क्या टेकअवेज हैं? पहली और सबसे स्पष्ट बात तो ये है कि सीआरपीसी की धारा 125 बालिग और शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम बच्चों की पढ़ाई के लिए पिता को कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराती। ठीक है। कानूनी हक वहीं खत्म हो जाता है जहां बालिग अवस्था शुरू होती है, और अगर बच्चा अक्षम नहीं है तो। ठीक है, ये कानूनी स्थिति साफ हुई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जो पिता की मांग से जुड़ी है कि अगर पिता ने बच्चों के बालिग होने के बाद भी उन्हें मेंटेनेंस दिया है तो वो बाद में ये कहकर पैसे वापस नहीं मांग सकता कि बच्चे कानूनी रूप से हकदार नहीं थे। अच्छा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, हाईकोर्ट ने यहाँ पिता के नैतिक कर्तव्य और बच्चों के भविष्य को ज्यादा वजन दिया। ये उस स्थिति से बचाता है जहां बच्चे अचानक आर्थिक संकट में पड़ जाएं क्योंकि पिता दिए पैसे वापस मांग रहा है। और तीसरा पहलू वो हिंदू कानून वाला, हेमा और सीआरपीसी का फर्क। हाँ, ये भी एक जरूरी टेकअवे है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम हेमा के तहत अविवाहित बेटियों के अधिकार सीआरपीसी 125 के मुकाबले ज्यादा व्यापक हो सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि किस कानून के तहत मामला चल रहा है, क्योंकि नतीजा अलग हो सकता है। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या ये फैसला एक तरह का संकेत है कि शायद कानून जैसे कि धारा 125 को आज की जरूरतों के हिसाब से देखने की जरूरत है? आजकल पढ़ाई अक्सर 21-22 साल या उससे भी ज्यादा उम्र तक चलती है। क्या कानून को इस हकीकत से आंखें मूंद लेनी चाहिए? ये बहुत मौजूद सवाल है और ये इस फैसले के बाद उठना लाजमी भी है। देखिए, ये फैसला सीधे तौर पर कानून को बदलता नहीं है, ना ही ये बालिग बच्चों के लिए मेंटेनेंस का कोई नया अधिकार बना रहा है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये उस बहस को जरूर हवा देता है कि क्या कानूनी प्रावधानों को समय के साथ बदलने की जरूरत है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि भविष्य में अदालतें या शायद संसद इस पर विचार करे कि बालिग बच्चों की शिक्षा का खर्च कौन उठाए, खासकर अगर वो खुद नहीं कमा रहे? कह सकते हैं। ये फैसला उस दिशा में सोचने को मजबूर करता है। समाज बदल रहा है, शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है, उसकी अवधि और लागत भी बढ़ रही है। सही बात है। ऐसे में कानूनी बाध्यता मतलब लीगल ऑब्लिगेशन और नैतिक कर्तव्य मॉरल ड्यूटी के बीच रेखा कहाँ खींची जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कानून को सिर्फ न्यूनतम जरूरतों तक सीमित रहना चाहिए या उसे बदलती सामाजिक अपेक्षाओं को भी जगह देनी चाहिए? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद कोई आसान जवाब नहीं है। कानून का उद्देश्य स्पष्टता लाना होता है, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। सही कहा। और ये मामला दिखाता है कि कैसे अदालतें कभी-कभी कानून की सीमाओं के भीतर रहते हुए भी न्याय और नैतिकता के जो बड़े सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखने की कोशिश करती हैं। ये हमें कानून के अक्षर मतलब लेटर ऑफ द लॉ और कानून की आत्मा स्पिरिट ऑफ द लॉ के बीच के फर्क पर भी सोचने को मजबूर करता है। तो निष्कर्ष यही है कि कानूनी तौर पर भले ही सीमाएं हों, लेकिन मानवीय और नैतिक पहलू को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर जब बच्चों का भविष्य दांव पर हो। हाँ, इस मामले का सार यही है। कानून ने अपनी सीमा बताई, पर अदालत ने नैतिकता की ढाल बनकर बच्चों को एक बड़े झटके से बचाया, कम से कम दिए हुए पैसे वापस लेने से। ये मामला हमें सोचने के लिए एक अहम बिंदु देता है। जब हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों से परे हमारी अपनी नैतिक समझ और कर्तव्य क्या कहते हैं। बिल्कुल। शायद यही सवाल इस केस की असली गहराई है। निश्चित रूप से कानूनी प्रावधान अपनी जगह हैं, लेकिन रिश्तों की बुनियाद और समाज की उम्मीदें अक्सर उनसे कहीं आगे जाती हैं। ये संतुलन कैसे बने, ये लगातार चलने वाली बहस है।